वैसे तो सचमुच में बहुत लेट हो गया हम लोग का, जानबूझ के नहीं लेकिन आने में लेट हो गया। हम लोगों का स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोइन जी है, हमारा डिप्टी स्पीकर साहब है कातो निक्योर जी, और हम लोग का बहुत डायनेमिक एमएलए है। मैं तो बहुत लेडी एमएलए देखा है, लेकिन यहाँ भी जीनी दिलसी जैसा स्मार्ट लेडी एमएलए देखा नहीं है। हमारा स्टेट से और हमारे एमएलए साहब जुगनू जी आया है, तोजिर कातू जी आए हैं, और हमारा सीनियर लीडर डॉक्टर तापक हमारा हेल्थ मिनिस्टर रहा है, स्टेट प्रेसिडेंट रहा है, बहुत सीनियर लीडर है, वो भी आज बासर में आए हैं। और कई जाने माने हमारे सीनियर लीडर्स, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स सब आए हैं विशेष कार्यक्रम के लिए। और ऑफिशियल पोजीशन में हमारे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो होल्डर जो आए हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ में यहाँ आपसे मिलने का। और ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, एमएलए मैडम की ओर से एक लिमिटेड यहाँ डिनर का कार्यक्रम रखा है। नहीं तो बाजार में तो मैंने देखा है कितना बड़ा बड़ा गैदरिंग होता है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी कई यहाँ अलग अलग जिम्मेदारी लेने वाले लोग भी आज बाजार में आए हैं। और जब हम सब आए हैं तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद है, विशेष करके जो सीनियर सिटीजन है, कई रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं, वो सब भी यहाँ आपने विशेष बुलाया है। मुझे अच्छा लगा। रिटायरमेंट का बात नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, तो जो रिटायर हो गया उसको जैसे भी बुलाना चाहिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। और कुछ यूथ है हमारा जवान जो कल्चरल आइटम पेश किए हैं, हमारे अच्छे सिंगर्स और हमारे सहयोगी जो आज डिनर परोसने के लिए भी यहाँ सब आए हैं। मैं सबसे पहले तो दिलसी मैडम आपको धन्यवाद देता हूँ। एक विशेष कार्यक्रम के लिए आपने यहाँ हम सबको बहुत अच्छी तरह से होस्ट किया। कल मीटिंग है और साथ साथ में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के साथ में बहुत ही सीनियर लीडर्स लोग को भी यहाँ बुलाया है। तो एक विशेष इवनिंग है मेरे लिए। और मैं जब आज बासर आ रहा था तो रास्ते में मैंने कहानी भी सुनाया हमारा प्रेसिडेंट कालिंग मोइन साहब और तादर निगलर भाई जनरल सेक्रेटरी को। मैंने कहानी बताया कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो कितना हम लोगों ने यहाँ घूमा है, कोई गांव नहीं छोड़ा यहाँ। इवन तिरबिन एरिया में भी, तिरबिन से भी मेजोरिटी गांव मैंने कवर किया है। इस तरफ से तो गेंसी से लेकर के हमने यहाँ तक गांव काफ़ी कवर किया है। गेंसी तो अभी लोअर सियांग हो गया, लेकिन मैंने एक बार रिकॉर्ड भी बनाया, वो भी मैंने कहानी सुनाया। इधर मैं पागी तीसरी तरफ और इधर पूरी सागो तरफ का सारा कहानी भी मैंने सुनाया। और उधर ईगो दारी नीलू जिरदो साइड का, और इधर ये चीसी दाली पादी और इसी चीकू, ये सब का कहानी मैंने गांव का मैंने रास्ता में सुना के आया। तो मेरे लिए कोई नया जगह नहीं है। और लास्ट टाइम भी हम यहाँ आए थे तो मैडम ने इवनिंग का डिनर होस्ट किया था। आज मैं कोई बहुत विशेष अलग से पब्लिक मीटिंग जैसे तो नहीं कहूँगा क्योंकि रात हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो हमने सोचा था आज से 20-25 साल पहले जो शुरू किया था, आज लगभग हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी इंसान को वो याद नहीं रहता है हम पहले क्या थे और आज हम कहाँ हैं, वो भूल जाते हैं।
ये किसी की गलती नहीं है, ये इंसान का एक नेचर होता है कि आपने बहुत साल पहले बहुत मेहनत किया, कष्ट किया, बाद में रिजल्ट अच्छा होता है तो आपको अच्छा लगता है, वो मेहनत वो ताकत भूल जाता है। उस समय बासर एरिया का लेकर के डिमांड जो था लेपारादा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इनिशियली तो लिकावाली और बासर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया था, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि लोअर सियांग अलग होना चाहिए क्योंकि वो लोअर बेल्ट है, इसलिए नारी कोयू का सब मिलाना चाहिए और लेपारादा करके बासर तिरबिन को अलग ही करना चाहिए। तो आप सबको याद होगा मैंने 2017 में जब तिरबिन में मोपिन के लिए गया था, तभी वहीं से हमने चीफ मिनिस्टर साहब को बात करके हम लोग ने इन प्रिंसिपल एग्री किया और बाद में लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बना और इनॉग्रेशन में मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब हम दोनों यहाँ आए और हमारे जो अब गोजुम बासर वो चेयरमैन थे उस समय हमारा डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमेटी के, तो गोजुम बासर साहब भी यहाँ है और उसमें जितना भी जो सीनियर लोग थे, गोजन गांधी साहब उस समय एमएलए थे, सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन किया। और उस समय मुझे याद है कि हम लोग ने ये वादा किया था कि लेपारादा को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लोग खड़ा करेंगे, कि हम लोग उस समय भी वादा किया। आपको शायद इतना रियलाइज नहीं होता होगा, आप लोग बासर में रहता है, लेकिन थोड़ा सा बासर से बाहर जाकर के आप देखेंगे, आप बिल्कुल उस सपने में आगे बढ़ रहा है। बासर मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर रहा है हर पैरामीटर में। आज से 3 साल पहले मैंने एक रिव्यू मीटिंग लिया था, क्योंकि मैं लोकल एमपीपी हूँ तो दिशा कमेटी का मीटिंग का मैं चेयर करता हूँ। तो उस समय हमारा डिस्ट्रिक्ट, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें जब रिव्यू लिया तो हर एक पैरामीटर में, चाहे वो हम लोग अमृत जो तालाब बनाता है ना, पौंड बनाता है, या पानी सप्लाई के लिए जल जीवन का हो, या हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का चाहे विद्युतीकरण का योजना हो, हर एक पैरामीटर को हमने हिसाब करके देखा है। और अंत में मीटिंग खत्म होते समय मैंने कहा था कि जितना डिस्ट्रिक्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने रिव्यू लिया है उसमें नंबर 1 बासर है, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए लेपारादा का जो प्रोग्रेस है बहुत स्मूथली जा रहा है। और मैडम दिर्ची मैडम जब से एमएलए बनी है तब से और भी जितना भी जो स्कीम को इंटीग्रेटेड वे में जो अप्रोच मैंने देखा है, क्योंकि मैं हिसाब लेते रहता हूँ, बार बार मैं हिसाब लेता हूँ, मैं बार बार आ नहीं सकता है पहले जैसे, लेकिन मैं हिसाब लेते रहता हूँ। उस हिसाब से भी लेपारादा का अचीवमेंट का जो रिकॉर्ड है, टाइम के हिसाब से, फाइनेंशियल आपका टारगेट के हिसाब से, फिजिकल टारगेट हिसाब से, हर दृष्टि से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए मैडम आपको मैं बधाई देता हूँ। आपके साथ साथ आपके जितना भी टीम है, आपके यहाँ जिला परिषद है, पंचायत के मेंबर्स हैं, यहाँ जो सीनियर लीडर्स है, पार्टी के कार्यकर्ता है और ऑफिसर्स, ये बहुत अच्छा टीम वर्क बढ़ाया हुआ है। मैं तो गांव जाना चाहता हूँ, अभी भी गांव में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, तो इतना पहले जैसे तो आ नहीं सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के साथ में हम टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इसलिए मैं आज स्कीम्स के बारे में डिटेल बताने से बहुत लंबा हो जाएगा, और साथ साथ में इतना ज़्यादा स्कीम है तो गिनती करके अगर बताने लग जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने मोटा मोटी एक आकलन करके अपना बात को रखा। एक विषय है, मैं इतने सालों से आपका एमपी के हिसाब से, प्रतिनिधि के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हमारा सपना बहुत बड़ा है
और कभी कभी सोशल मीडिया की वजह से जो हिसाब किताब करना चाहिए था वो मौका मिलता नहीं है। 2013 से पहले जब सोशल मीडिया सबके हाथ में पहुंचने से पहले हिसाब करने में बहुत इजी था, क्योंकि बोलने वाला बताएगा, सुनने वाला सुनेगा, रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड रखेगा। 2013 के बाद जब सोशल मीडिया आ गया तो सबका हाथ में है, कुछ भी बोल सकता है, मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता। ये डेमोक्रेसी है इंडिया। तो डेमोक्रेसी में कोई किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए कुछ भी बोल देता है। मान लो कोई एक लड़का आ गया, बोलेगा कि 10 साल में अरुणाचल में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही बोल देगा, और उसको ताली बजाने वाला 50 लोग मिल भी जाएगा, क्योंकि वो सोचता नहीं है, उसको ऐसे बोलना है और मजा के लिए बोलते हैं कि बाजार में यहाँ भी चीनी दिर्ची को हमने गाली दे दिया। वो बोलने में किसी को मजा आता है, वो मजा के लिए और एक अपना हिम्मत को दिखाने के लिए बोल देता है, तो ताली बजाने वाले भी मिल जाते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सपोर्ट करने वाला भी है, अपोज करने वाला भी होता है, तो ताली बजाने वाला तो वैसे ही आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो लोग सचमुच में काम करते हैं, मेहनत करके जिंदगी पूरा समाज सेवा करता है, वो खो जाता है और 2 मिनट के लिए फेसबुक में आकर के दुनिया भर का गाली देगा, वो हीरो बन जाता है। तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है, मैं तो जब से मिनिस्टर हुआ है तब तक सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो 1999 में तो हम हारे ना। 1999 इलेक्शन में हमने फिर पूरा अरुणाचल टूर शुरू किया। फिर 2004 में एक हमारा जर्नलिस्ट है, वो तो अभी जिंदा नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, तारा चातुंग, और हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो 5-6 थे ईटानगर में। तो उन्होंने मुझे आके बोला कि किरण साहब, आप तो एमपी जीत गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसा भी है अरुणाचल चलेगा, बस हमारा एमपी, जो अरुणाचल का एमपी है, दिल्ली में दिखाई नहीं देता है, कभी कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं, बस आप थोड़ा सा दिखाई देने से हम लोग खुश हो जाएगा, ये बोला। तो मैंने, ये सब तो रिकॉर्ड में तो है नहीं, तो मैंने बोला मैं सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं आया हूं, मैं पूरा अरुणाचल फ्यूचर को बदलने के लिए आया हूं। मैं पूरा देश को बताऊंगा अरुणाचल का एमपी भी देश चला सकता है, देश के सामने बोल सकता है। तो ये चुनाव का समय का बात था। मेरा कहना यह था कि उस समय दिखता नहीं था, क्योंकि माहौल उस समय अलग था। जब मैं बोलने लगा, वो तो आप लोग जानते ही हैं, जब मैं ऑपोजिशन एमपी था तो मेरा क्या था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो गांव वाला लोग भी मालूम था कि हाँ हमारा एक एमपी है, बोल सकता है। लेकिन 2013 के बाद सोशल मीडिया आने के बाद काम करने वाला कौन है और काम नहीं करने वाला कौन है, अच्छा आदमी कौन है, बेकार आदमी कौन है, ये डिफरेंस करना मुश्किल कर दिया सोशल मीडिया ने। क्योंकि आज का जो नए जनरेशन जो है, वो उसका सोच विचार हमसे अलग है। इसलिए हमने कई साल पहले पार्टी का मीटिंग में कहा था कि नया जनरेशन को पहचानना में जरूरत है और उसको कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरत है, लेकिन साथ साथ हम भी जानना चाहिए कि नया जनरेशन को क्या चाहिए, नहीं तो हम छूट जाएगा। न्यू जनरेशन का जो तौर तरीका है उससे हम बिखर जाएगा। तो ये 2014 के बाद, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, ये अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया नहीं होता ना, तो ये अच्छा से लोगों को समझ में आता। आज हर महीने कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो जूनियर मिनिस्टर हो, वो आना ही है अरुणाचल।
अगर नहीं आएगा तो उसको मंत्रिमंडल से भी हटा सकता है मोदी जी। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट क्यों विजिट नहीं किया है? पूरा हम लोग का जो आउटलुक है, सिस्टम है, बदल चुका है। और जब हम अपोजिशन एमपी थे, हम वो लड़ते थे पार्लियामेंट में कि मिनिस्टर को अरुणाचल को नाम नहीं मालूम किसी को, या किसी को कौन, बासठ तो छोड़ दीजिए, ईटानगर भी नहीं जानने वाला कई लोग होते थे। आज तो वो हो ही नहीं सकता है। और ये सब के बाद जब मुझे कैबिनेट में इंडक्ट किया, तो मैं तो कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, हमारा अरुणाचल आदमी लोग तो बहुत सिंपल है ना, ट्राइबल आदमी है, सिंपल है। कैबिनेट मिनिस्टर भी क्या है और तो क्या है, हम हमारा एमपी बोल के सीधा घुस जाता है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी छोड़ के हमारा अरुणाचल का विजिटर को मिलना पड़ता है। उपाय नहीं, क्योंकि हमारा आदमी सिंपल होता है, सीधा साधा है। इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर होने का क्या अर्थ है उसका अंदाजा नहीं है ना। वो तो ये सोचता है कि तो हमारा एमपी है, हमने वोट देके बनाया, तो इसलिए उसका सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं कई इंपॉर्टेंट मीटिंग को कैंसिल करके मैं अरुणाचल आदमी को मिलना पड़ता है दिल्ली में। तो ये एक इमोशन है, क्योंकि मेरा जब मैं एमपी बना तो हम मंत्री नहीं था ना, तो हमारे लिए गांव-गांव में बासर जैसे पूरी सागो तक रात को 2 बजे 3 बजे तक मीटिंग करने वाला और मुझे वोट देने वाला हम कैसे भूल सकता है। इसलिए मैं अल्टीमेटली मेरा प्रायोरिटी मेरा ही अरुणाचल है, इसलिए कई बड़ा मीटिंग में मुझे छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ मीटिंग होता है, कैबिनेट मीटिंग होता है, जब प्राइम मिनिस्टर आता है या कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन होता है, तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो नियम है, बाधित है, मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ता है। तो मैं इस बीच में अपना जिंदगी को मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया, और हमारा अरुणाचल लोगों ने सपना देखा कि हम भी थोड़ा ऐसा एमपी को दिल्ली भेजेंगे जो कुछ तो बोल सकता है, पार्लियामेंट में तो डिबेट कर सकता है, ऐसा भेजेंगे। उस सोच उम्मीद के साथ मुझे दिल्ली भेजा, और वही एमपी आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे जनता का आशीर्वाद से आज देश चलाने का मुझे जिम्मेदारी मिला है। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, उसको बहुत ज़्यादा विस्तार में बोलने का जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने जर्नी शुरू किया और हम कहाँ पहुँचा। आज हम खुद बैठ के प्राइम मिनिस्टर का साथ बैठ के देश का तकदीर फैसला करता है। प्राइम मिनिस्टर का साथ बैठ करके कैबिनेट में हर चीज़ का हम लोग फैसला करता है, और उसके आगे कई चीज़ें हैं जो हम लोग सुबह शाम देश के बारे में सोचता है। अभी जो हमारा स्पेशल जो फाइनेंशियल पैकेज दिया अरुणाचल को, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने तो जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ज़्यादा बोलता नहीं, वो कर देता है। बाकी देश के बारे में तो बहुत बोलता है, लेकिन जब किसी को मदद करता है तो वो ज़्यादा बोलता नहीं है। अभी जो 4,900 करोड़ स्पेशल पैकेज जो अरुणाचल को दिया है, आप सोच सकते हैं, पहले तो हम लोग 50 करोड़ के लिए दिल्ली में कटोरा लेकर के भीख मांगने का नौबत हम लोग आता था। एक झटके में 4,900 करोड़ अरुणाचल को स्पेशल पैकेज दिया, वो भी अनटेक्ड फंड। स्टेट गवर्नमेंट जैसे खर्चा करना चाहता है अपना मर्जी से कर सकता है। आप इमेजिन करके देखो, मेरे डिपार्टमेंट से जो देता है वो तो कोई हम जिक्र भी नहीं करता है, वो तो हम देते देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ओर से जो स्पेशल जो फोकस देता है, तो ये सब तो मिलते रहेगा। ऐसा समय में कुछ चीज होता है, गैप रह जाता है, गैप। वही गैप अभी कर्तव्य साहब ने बोला है, मैडम आपने भी बोला है, ये रोड का। तो मैंने आज वहाँ लिकाबाली में मैंने निकर साहब और उसके साथ जितना टीम सीनियर लोग थे, तो मैंने बताया कि इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट टाइम आप लोग मेरे पास आए थे और लिकाबाली का भी पूरा सीनियर टीम आए थे, तब मैंने बोला इसको मैं प्रायोरिटी में लेंगे। तो इसको हम लोगों ने ये फैसला किया अभी कि इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक रोड डिक्लेयर करेंगे, और फिर लिकाबाली अकाजन जो रोड है इंटायर ये स्ट्रेच को परमानेंट डबल लेन एकदम राउंड द क्लॉक
और कहीं तकलीफ नहीं आना चाहिए, ऐसा नौबत लाना है। ये हम लोग इसको ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, एग्री हो चुका है, अब इसको नोटिफिकेशन निकलना है। और ये बासर और बाम के बीच में जो मिसिंग गैप 8 किलोमीटर का है, ये भी तब भी ये बात उठा था। और जब ये एक्सीलरेटेड स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट के लिए जब बनाया था शुरू में, तभी ये मिसिंग गैप था। और सरकार का नियम ऐसे है कि एक बार स्कीम बन गया, उसको चेंज करने से स्कीम ही पूरा ड्रॉप हो जाता है। तो उस समय जो नहीं कर पाया, बाकी जितना मिसिंग गैप है वो भी फुलफिल करेंगे। और चुनाव से पहले हमने जब एक बार यहाँ खुद लिकावाली बासर में बाई रोड जाके किया था, और ईगो में जब फ्लड आया था, ब्रिज ले गया था, तो हमने उसमें कहा कि हम ईगो का ब्रिज को तुरंत खड़ा कर देंगे। तो उसको भी हम लोग ने फॉलो करके वो भी किया। अभी ओवरऑल रोड चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने डिमांड किया है, इसका स्टैंडर्ड नेशनल हाईवे का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और नेशनल हाईवे में गड्ढा गुड्ढा ये ठीक नहीं लगता, वो शोभा नहीं देता है। ये सारा जिम्मेदारी, ये मेरा ही ड्यूटी है, ये तो 100% मेरा जिम्मेदारी है। नेशनल हाईवे जो राजमार्ग हम लोग बोलते हैं। और दूसरा, यहाँ कई इंडिविजुअल भी आते हैं, दिल्ली में कभी कभी मिलता है, कोई बीमार के लिए आ गया, कोई छोटा मोटा चीज़ के लिए आ गया, वो तो चिंता मत करो, मैं हमेशा रेडी रहता है। लेकिन कोई स्कीम के लिए कोई रिक्वेस्ट आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमएलए मैडम को जरूर बताना है, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि जो लोकल एमएलए है उनसे कंसल्ट करके ही मुझे जो भी मदद करना है देना चाहिए। अदरवाइज तो मैं तो दे ही रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन तो सीएम करता है, लेकिन लाने में तो मेरा ही हाथ है ना। तो जो हम लाते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, हमारा ही चीफ मिनिस्टर है, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है, तो मुख्यमंत्री जी के ओर से हमारा मंत्री एमएलए के माध्यम से जो भी होता है वो हम लोग का कलेक्टिव एफर्ट होता है, सब एक है, एक टीम है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर भी कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है, यहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड बना दो, एक दल बना दो, एक यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बना दो, वो भी मैं देता ही हूँ, पिछली बार भी दिया है, आगे भी दूंगा। तो एमएलए मैडम का नॉलेज में जरूर रखना है, वो इसलिए कि एक डिसिप्लिन, एक कोऑर्डिनेशन और यूनिटी रहना चाहिए। ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा है। बाकी बहुत बातें हैं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा अभी कल्चरल जो हमारे आइटम पेश किए हैं, गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं तो अभी गाना गा पाऊंगा, लेकिन बाद में जोश आता है तो अलग बात है। लेकिन मेरे वजह से कोई भूख लगा है और मेरे वजह से वो देर हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए तो खाना खाने का प्रोग्राम है वो भी ठीक है। और इंटरटेनमेंट हमारा ट्राइबल समाज में तो टाइम नहीं होता है, जब भी हम पूर्ति कर सकते हैं, जब भी हम लोग खाना खा सकता है, कोई हमारे लिए फिक्स टाइम होता नहीं है। लेकिन एमएलए मैडम, आपने इतना खूबसूरत, मैं हमारा स्टेट प्रेसिडेंट साहब, हमारा ऑनरेबल एमएलए, हमारा सीनियर पार्टी के लीडर्स और हमारे चेयरमैन, काफ़ी लोग को इतना देर होते हुए भी, बारिश है फिर भी आपने स्वागत किया, आपके टीम के साथ गर्मजोशी से जो हम लोगों का स्वागत किया, जो अरेंजमेंट आपने किया है, और जो गिफ्ट बहुत सुंदर सुंदर आपका अपना प्रोडक्शन गिफ्ट, सबको हमारा साथियों को आपने गिफ्ट दिया है, छोटा छोटा जो बहुत आपने सुंदर पैकेट करके दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जो सीनियर सिटीजन यहाँ आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।